हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। हम चैप्टर 1 रियल नंबर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसके भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आप उनको करके चले जाना, आप आराम से इजीली 5 से ज्यादा नंबर गेन करके आ जाओगे। नाउ अब हम करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले आपको थोड़ा सा एक बार चैप्टर के नेम को थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इजी वे में बता देती हूँ, जिससे आप यहाँ से साथ के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लो और वो कैसे अटेम्प्ट होंगे आप ये भी देख लो। तो थोड़ा सा आपको हिंट देती चली जाऊंगी, तो आप बिल्कुल बच्चों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना कि आपका कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को बच्चों शेयर भी कीजिए। तो देखिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जो आपका ये चैप्टर है बच्चों, ये है 5 मार्क्स का। अब इसमें 5 मार्क्स के पास इसके पास दो चॉइसेस हैं कि जो क्वेश्चन में पेपर है वो किस टाइप से आ सकता है। या तो आपको सीधा का सीधा एक क्वेश्चन दे दे 5 नंबर में, और वो क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट बेस कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से पहले आप उसे इक्वेशन में चेंज करोगे, इक्वेशन के बाद आपको वहां से x की और y की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि सीधा का सीधा एक क्वेश्चन ही आ जाए 5 नंबर पे। दूसरी इसके पास चॉइस होती है कि वो ब्रेक डाउन करके दे। अब ब्रेक डाउन कैसे कि उसने एक क्वेश्चन दे दे 3 नंबर में, बचे हुए 2 नंबर में वो ऑप्शन टाइप दे दे। अब उससे मैं आपको अब ये बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन तो आप 5 नंबर में करके जाना और कैसे आप जब ऑप्शन टाइप है वो कवर करेगा, कौन से क्वेश्चन से वो ऑप्शन टाइप के नंबर आपका कवर करेगा। तो अब सबसे पहले 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ से पहले चैप्टर के नेम को ही ओवरव्यू कर लेते हो कि जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब ही क्या है, तभी आपको ये चैप्टर थोड़ा सा इजी लगेगा। और ये काफी इजी चैप्टर है आपका। तो देखिए पेयर, पेयर का मतलब आप सब समझते होंगे, जोड़ा। मीन्स जो भी बात करेंगे जोड़े में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है whose पावर विल बी 1। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कितनी होगी 1, उसका मतलब लीनियर। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन जिसमें आपका इक्वल आएगा, मींस 2 साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। आपको पता है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यही डिफरेंस है। इक्वेशन में 2 साइड होती है, इक्वल आता है, इक्वल की वजह से एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है एक राइट हैंड साइड हो जाती है। पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं होता, सिर्फ एक ही साइड होती है। नेक्स्ट 2, वेरिएबल्स कितने होंगे 2 मींस जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वो ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट है। आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन आपके जो फेमस वेरिएबल है वो ज्यादातर हर क्वेश्चन में x और y ही यूज करता है। तो कितने वेरिएबल्स यूज करने हैं 2, तो एक वो x लेगा और एक वो y लेगा। अब वो कहता है 2 वेरिएबल यूज होंगे कंप्लीट चैप्टर में, x और y। लीनियर मतलब इक्वेशन मतलब उसमें इक्वल आएगा। इन वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और साथ के साथ वेरिएबल्स के जो होंगे वो कैसे होंगे, पेयर में होंगे, मींस 2 इक्वेशंस होंगी। तो अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा सकते हो, माइनस का, माइनस y इक्वल्स टू में कुछ भी लिख दीजिए। तो 1 इक्वेशन x आगे कोई कोफिशिएंट प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो इस चैप्टर में आप इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ते हो। तो ये जो इक्वेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो चैप्टर का नेम ही क्लियर करता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन में कौन सी आप इक्वेशंस पढ़ोगे। तो ये सब कुछ चैप्टर के नेम से ही निकल के आता है। तो ये तो था ओवरव्यू। यहाँ पे आप ओवरव्यू था चैप्टर का जो नेम था उसका ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशंस होती है, 2 इक्वेशंस आपको इस फॉर्मेट में गिवन होती है। अब जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वो कैसे है, वो आपका आएगा टेबल से। आपको पता है टेबल है 3.1 में।
अब 3.1 में जो टेबल है मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, तो आप अभी यहीं से जैसे मैं बता रही हूँ डायरेक्ट टेबल याद कर लेना। देखिए आपके पास अभी मैंने चैप्टर का आपको ओवरव्यू दिया, तो उसमें मैंने बताया कि कितनी इक्वेशंस होंगी, 2। तो जनरल इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। इक्वेशन होंगे 2, x में और y में, x में और y में, अब प्लस सिंबल प्लस, इसके आगे कोई कोफिशिएंट होगा तो फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 b1 प्लस में कुछ ले लेते हैं c1 इक्वल होगा क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू 0। c1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। सेम ही सेकंड इक्वेशन है तो a2 ये b2 प्लस c2 इस टाइप से इक्वल होगा 0। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशंस। अब यहाँ से x के आगे कौन है a1 पहली इक्वेशन का a1, x के आगे a2 सेकंड इक्वेशन का a2, यहाँ से y के आगे b1 कोफिशिएंट, यहाँ से b2, यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये टेबल ही है आपकी जो आपको टेबल याद करनी है। अब इसमें 3 कंडीशन है। अब आपके पास 3 कंडीशन क्या हो सकती है, आप a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे, c1/c2 निकालोगे। 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या है, हो सकता है कि आपने पहले 2 वैल्यूज निकाली और वो ही आपस में इक्वल नहीं आए। तो ऐसे 3 कंडीशन अराइज होती है कि आपने a1/a2 चेक करा और फिर b1/b2 चेक करा, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल ना आए। सेकंड कंडीशन हो सकता है कि आपने a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला और वो तो इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो आपको तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा। फिर आपने निकाला c1/c2 बट ये इक्वल नहीं आया। या थर्ड कंडीशन हो सकती थी कि आपने तीनों को निकाला a1/a2 b1/b2 c1/c2 और वो तीनों आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। इनके अलावा कोई और कंडीशन बच्चों नहीं बनेगी। अगर किसी को लगता है कि इसके अलावा कोई और कंडीशन बच सकती है तो वो बच्चे मुझे कमेंट करो। आप कैसे भी करके देख लेना, इन 3 कंडीशन से ज्यादा नहीं बनेगी। क्योंकि अगर आप लोग कहोगे कि मैम हो सकता है तीनों ही इक्वल नहीं हो, तो तीनों इक्वल वाली कंडीशन ही नहीं बनेगी। क्योंकि जब पहले 2 ही इक्वल नहीं है तो आप तीसरे पे ही पहुंचोगे ही नहीं। तो 3 कंडीशन अराइज होती है जब हम इन 3 वैल्यूज को निकालते हैं। हो सकता है पहले 2 इक्वल नहीं हो सकता है पहले 2 इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो सकता है कि तीनों ही इक्वल हो। अब आपको इनके अकॉर्डिंग कि जब पहले 2 इक्वल नहीं है तो ये कौन सी लाइन है, इसके कितने सॉल्यूशन है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जब ये पहले 2 इक्वल नहीं होते तो जो आपकी लाइन है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये डायग्राम है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी जगह टच करती है, इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट। तो जितनी जगह पे आपकी 2 लाइन टच करती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके आंसर निकलते हैं। अब यहाँ पे ये लाइंस कितनी जगह आपकी टच कर रही हैं, 1, तो इसके कितने पास सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। आया समझ में। नेक्स्ट, जब पहले 2 इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है तो आपके पास जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन मींस जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेल की पटरियां होती है, वो कभी ऐसे चलती रहती, कभी भी आगे जाके मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और जब वो एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी तो कोई भी आंसर ही नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, थर्ड, जब तीनों ही इक्वल होते हैं इसका मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना मैम ने एक ही लाइन बनाई है, नहीं, ये 2 लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो मीन्स मेरी पहली लाइन को दूसरी लाइन ने हर जगह टच किया। तो अगर हर जगह टच किया तो बहुत सारे सॉल्यूशन हुए, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिखते सिंपली इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है जो टेबल है, ये अगर पहले 2 इक्वल नहीं है या 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल है, तो आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछता है। अब इन तीनों के साथ साथ एक वो वर्ड यूज करता है कंसिस्टेंट। और ये कौन सी लाइन है, लाइंस याद रखो, ये तो सॉल्यूशन है। और ये लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस।
कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको यहाँ पे एक और साथ के साथ यूज करता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आता है बच्चों जिसके अंदर एक भी सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट में जाता है। इसके पास सॉल्यूशन है इनफाइनाइट है, इसके पास भी वन सॉल्यूशन है, तो जिसके पास सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट में जाता है। मींस ये केस किसके अंदर आ गया? कंसिस्टेंट के अंदर। इसके पास भी सॉल्यूशन है तो ये केस भी किसके अंदर आ गया? कंसिस्टेंट के अंदर। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये किसके अंदर आ गया? इनकंसिस्टेंट के अंदर। तो यहां से आएगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले एक टेबल याद हो, अब इसी टेबल से वो आपको ऐसे हो सकता है या तो इसी A1 B1 में आपसे पूछ ले कि कौन सी आपकी पैरेलल लाइन है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, कौन सा आपका कोइंसिडेंट लाइन का केस है। या हो सकता है कि वो आपको नॉर्मल एक इक्वेशन दे दे। जैसे मैं आपके बुक का ही एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि देखिए, अगर ये क्वेश्चन हो 6x - 3y + 10 = 0, 2x - 5 + 9 = 0। अब देखिए मैच कीजिए, इक्वल टू 0। अगर इधर लिखा रहता है -10 तो मैं इसे इधर लेफ्ट में लेके आ जाती, क्योंकि -10 होता तो इधर आके प्लस हो जाता। तो ऑलरेडी सब कुछ लेफ्ट में है, राइट में 0 है, तो ठीक है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ x के आगे जो होता है वो a1 होता है और यहाँ x के आगे कौन है? 6। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 6। y के आगे v1 होता है, y के आगे कौन है बच्चों? 3 नहीं, -3। तो v1 की वैल्यू कितनी है? -3। c1 होता है एज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट कौन है? 10। तो c1 की वैल्यू कितनी है? 10। देन a2 होता है x के आगे 2, v2 y के आगे। अब देखिए y के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं होता तो y के सामने क्या होता है? 1, और वो भी कैसा 1 है यहाँ पे? -1। c2 की वैल्यू 9। अब आपको पता है आपको क्या चेक करना होता है? a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो चेक कीजिए a1/a2, तो a1/a2 क्या आएगा? 6/2, जो क्या आया? 3। नेक्स्ट निकालिए b1/b2, वो क्या है? -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3। मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम तीसरे पे पहुंच रहे हैं। तो 2 इक्वल आ गए, तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तो आप यहां से निकाल दीजिए c1/c2। तो c1 कितना है? 10 और c2 कितना है? 9। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो उसके बाद तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, पर c तो यहां से केस अराइज हुआ a1/a2 = v1/v2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सा केस था? सेकंड। तो ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था एंड ये केस थर्ड था। तो एक क्वेश्चन कौन से अंदर केस के अंदर था? आपका सेकंड। और सेकंड में अब क्वेश्चन में आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, पैरेलल लाइन और कितने सॉल्यूशन? 9 सॉल्यूशन। और किसके अंदर आता है? इनकंसिस्टेंट के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपका बच्चों इस टेबल से आएगा। तो आपको ये टेबल याद करनी है। अब आपको टेबल याद कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है a1/a2 v1/v2 इक्वल ना हो, या सेकंड कंडीशन है कि पहले 2 इक्वल हो, तीसरा इक्वल नहीं हो, या थर्ड कंडीशन है कि तीनों ही इक्वल हो। तो यहाँ से टेबल याद करके चलिए जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। 3/2 x + 5/3 y = 7 which is first equation, and 9x - 10y = 14 सेकेंड इक्वेशन। बच्चों आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ तो 3/2 आ गया, मीन्स अपॉन में आ गया तो हमसे नहीं होगा। नहीं,
जो x के आगे है वो a1 है और a1 कितना है 3/2। जो y के आगे है वो v1 है तो 5/3। जो एज अ कांस्टेंट है वो कौन है c1। c1 कितना है 7। या तो आप इसे लेके आ जाते किसका हो जाता -7 10 -7। या आप चाहते हो कि नहीं इधर ही सही है राइट में तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं इसे इधर लेके नहीं आ रही तो इधर c1 7 है। आंसर दोनों से सेम आना है। इधर सेकंड इक्वेशन में x के आगे a2 कितना है 9 और b2 कितना है -10 एंड c2 कितना है 14। तो आपको चेक करना है a1/a2 v1/v2 एंड c1/c2। तो a1/a2 3/2/9। तो अब इन्हें सॉल्व कीजिए, ये a1 ये 9। अब मैंने आपको इसके लिए बताया हुआ तरीका a/b/c/d। तो 4 नंबर्स डिवाइड में इस फॉर्म में होते हैं तो पहले 2 नंबर तो सेम रहते हैं a/b और c/d का रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई में d/c। अब यहाँ 4 नंबर होने चाहिए 1 2 3 4। तो आप इसके नीचे क्या लगा दोगे 1 लगा दोगे। तो ये क्या हो चुका है बच्चों 3/2 और 9/1 का रेसिप्रोकल 1/9। 3 1 3 3 3 9 तो 1 1 2 3 6। यहाँ से तो ये आया। नेक्स्ट v1/v2 निकालिए 5/3 अपॉन में माइनस का 10 तो इसके नीचे 1 लगा दोगे तो 5/3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-10 2। तो कितना आया बच्चों 1 लेकिन माइनस का सिर्फ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो है माइनस का और यहाँ पे किसका है बच्चों प्लस का। क्या इक्वल है नहीं है। मीन्स यहाँ से आपके पास केस आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। तो आपको बताना है कि अब ये कौन सा केस है आपका। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 मार्क्स से क्वेश्चन पे, या हो सकता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपका 5 मार्क्स में आ जाए। तो अब बच्चों आप टिक कर लीजिए। जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। एक तो बच्चों 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एक तो क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, find number of boys and girls who took part in the quiz. एक तो है बच्चों ये क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको पता होना है कि थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। मीन्स इसमें आपको एक्स लेट करना होता है वाई लेट करना होता है। तो एक्स और वाई लेट करने के लिए आपको डायरेक्ट जाना होता है जहाँ फाइंड लिखा रहता है। फाइंड यहाँ लिखा हुआ है तो फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ बॉयज। तो आप इसी को लेट करते हैं तो लेट किया जाता है नंबर ऑफ बॉयज। आप एक्स भी मान सकते हो और वाई भी। एक्स लेट यहाँ पे लेट ही लिखना है लेट नंबर ऑफ गर्ल्स क्योंकि सेकंड क्या फाइंड करना है गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी मान ली वाई। अब यहाँ पे मानने के बाद बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए 10 स्टूडेंट है मीन्स 10 बच्चे हैं क्लास 10 के 10वीं क्लास के 10 बच्चे टुक पार्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं इन मैथमेटिक क्विज कि एक आपका मैथ्स का कंपटीशन हो रहा है उसके लिए 10वीं क्लास के 10 बच्चों को चूज किया जाता है। अब उस 10 बच्चों में हो सकता है कि लड़के
उस 10 बच्चों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि उसमें कितने तो हैं लड़के और कितनी हैं लड़कियां। या तो हो सकता था आपको ये तो पता है कि ओवरऑल आना तो कितना है 10, बट आपको ये नहीं पता गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। या तो हो सकता था 5 हो, या हो सकता था गर्ल्स 2 हो और बॉयज 8 हो, कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता था गर्ल्स 4 हो और बॉयज 6 हो, या 3-7 का रेशो हो सकता था, 3 गर्ल्स हो 7 हो। मीन्स आपको ये तो पता है कि टोटल तो मुझे 10 करना है, बट ये नहीं पता उन 10 बच्चों में लड़की कितनी है लड़कियां कितनी है। तो आपने लड़कों को तो क्या माना हुआ है x और गर्ल्स को क्या माना हुआ है y, तो आप यही तो कर रहे हो, गर्ल्स प्लस बॉयज ही तो कर रहे हो, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल्स टू टोटल आ रहा है। और गर्ल्स आपने कितनी मानी हुई है y, और बॉयज कितनी मानी हुई है x, तो x प्लस y इक्वल्स टू टोटल, और टोटल कितने बच्चे 10, तो इक्वेशन क्या आ गई 1 हो गया। नेक्स्ट, तो यहाँ तक काम कंप्लीट, स्टॉप तक। उसके बाद इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना गया, क्या आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को माना हुआ क्या है y, तो मैंने y लिखा। उसके बाद बिल्कुल वर्ड इनटू वर्ड चलना है आपको। गर्ल्स के बाद क्या हुआ इज, और मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्ट ट्रिक में इसका मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लगाया इक्वल। इक्वल के बाद कौन है बच्चों 4, तो 4 लगाया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोर, और मोर के लिए आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, मोर के लिए आपको यूज करना है प्लस। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। जो बच्चा मुझसे पढ़ के जाता है उसे उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स का पता होता है। ये सभी शॉर्ट ट्रिक्स मैं खुद बनाती हूँ कि जिससे आपके लिए मैथ को ज्यादा से ज्यादा इजी बनाया जा सके। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैथ में इसका मतलब आपको इक्वल यूज करना है, और जहाँ मोर है उसके लिए प्लस यूज करना है। तो 4 था तो 4 लिखा, मोर की जगह प्लस लिखा। देन द नंबर ऑफ बॉयज, अभी क्या लिखा हुआ नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज आपने क्या ऐड करेंगे, मोर का मतलब प्लस आया x। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा y प्लस का x इधर आ जाएगा, किसको जाएगा माइनस का x और प्लस का y इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। देन अब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 को और 2 को। आपके लिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फोर्थ वो कट हो चुका है, तो या तो आप फर्स्ट मेथड का यूज कर सकते हो मींस ग्राफ मेथड, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई सा मेथड यूज कर सकते हो। अगर पेपर में नहीं आता तो कोई सा भी यूज कर लो, अगर पेपर में आता है तो आपको उसी मेथड को यूज करना होता है। तो यहाँ से सिंपली आपका निकल के आ जाएगा एलिमिनेशन से क्या हो गया x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, y y कितने हो गए 2y, देखो डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एलिमिनेशन से कैंसिल, y और y 2y 14 विच इज 7, y की वैल्यू 7 पुट करोगे प्लस 7 तो जाके माइनस 7, 10 में 7 गए 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3, और x को आपने कैलकुलेट करा था बॉयज मीन्स आपको पता चल गया, हेंस करके लिख के आना है, हेंस नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या थे x और x कितने निकल के आए 3, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स कैलकुलेट करी थी y, और y कितना है 7, मीन्स मुझे पता था 3 लड़के हैं आपके और 7 लड़कियां हैं। तो ये था क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दी क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर garden, comma, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimension of garden। एक ही क्वेश्चन है बच्चों।
अब यहाँ से क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट फाइंड पे जाना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ गार्डन। डायमेंशन मतलब तो साइड्स, साइड्स कैसे, गार्डन की। और गार्डन कैसा बच्चों, रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर में तो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, मीन्स आपको लेंथ लेट करना है और ब्रेथ। तो आप लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, वो क्या मान लोगे, x। और पीछे यूनिट मीटर है तो x मीटर। लेट ब्रेथ होती है, ब्रेथ ऑफ गार्डन, वो क्या मान लिया, y मीटर। ये बच्चों x मत समझ, ये m मत समझ आने, मीटर है, x मीटर y मीटर। उसके बाद देन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हाफ, हाफ का मतलब होता है, शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं अपनी साइड में, शॉर्ट ट्रिक। जहां बच्चों हाफ होता है उसका मीन्स 1/2, तो हाफ का मतलब 1/2। हाफ, हाफ द पेरीमीटर, आपको हाफ किसका करना है बच्चों, पेरीमीटर का। और पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल। तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाफ करना है ऑफ किसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। हो गया अब तक। उसने बोला हाफ तो 1/2 लगाया, फिर उसने बोला पेरीमीटर का हाफ करना है, तो पेरीमीटर कौन है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसका क्या कर दिया, हाफ मीन्स इसके नीचे 2 लगाना था। हो गया अब तक। उसके बाद ऑफ गार्डन। अब देखिए यहाँ पे कॉमा आ चुका है। कॉमा का मतलब हिंदी में हम कॉमा यूज करते हैं, तो कॉमा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेपरेट, मीन्स सेपरेशन करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है। तो यहाँ कॉमा आ गया, मीन्स अब उसने वो चीज सेपरेट कर दी है, मीन्स अब वो इस लाइन के लिए बात नहीं कर रहा, उसने वो चीज सेपरेट करके नीचे पहुंच गया है। तो यहाँ कॉमा का बच्चों बहुत यूज है। ये बस सोचना कि कॉमा उसने ऐसे लगा दिया। कॉमा का मतलब उसने इस लाइन को ब्रेक डाउन किया है, अब वो नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, तो अभी इसने इस लाइन को भी छोड़ दिया यहाँ पे, तो आप ये भी इसे छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट लाइन पे आइए, हुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ। और लेंथ आपने क्या मानी है, x, तो आपने x लिखा। फिर यहाँ पे क्या है, इज। और मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इसकी जगह क्या लगाया, इक्वल। फिर यहाँ आया 4, तो 4 लगाया। देन यहाँ आया मोर, तो मोर का मतलब प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लगाया। देन इट्स विथ, विथ मीन्स ब्रेथ, और ब्रेथ आपने क्या मानी है, y। तो आगे हम तक, तो प्लस का y लगाया, किसको जाएगा, माइनस का, y = 4। तो इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद विथ, विथ के बाद बच्चों यहाँ पे कॉमा है। कॉमा का मतलब द्वारा ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ तक मतलब ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे वापस अब उसी लाइन पे अपने को कंप्लीट करना है। तो इज, इसका मतलब इक्वल। इक्वल में कितना बच्चों, 36 हो गया। तो अब 2 से 2 कैंसिल, तो L प्लस B इक्वल्स टू 36। L, और L को आपने क्या माना है, X, प्लस B को आपने क्या माना है, Y इक्वल्स टू 36। तो ये आ गई इक्वेशन आपकी 1। तो आपने देखा कितनी इजीली आप इक्वेशंस बना सकते हो। तो आपके दोनों इक्वेशंस आ गई, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस y इक्वल्स टू 36, x माइनस y इक्वल्स टू 44 है, सॉरी 4। तो और कौन सा मेथड आपको लिखना होता है, बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको ये मेंशन करना है पेपर में कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो। तो हम देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x, तो ये आपका 40 हो चुका है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो आप यहाँ पुट कर देना। तो 20 इधर चला जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16। तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ही भाई है जो मुझे हंसा रहा है। मेरा भाई बहुत कूल है। तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट। उसके बाद आपको करना है द डिफरेंस between two numbers
बच्चों मतलब जो मैं टिक करा रही हूँ साथ के साथ उनके एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ। मीन्स एक्सप्लेनेशन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे थर्ड चैप्टर को नहीं कराया है, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना कितना इजी था, इसलिए मैं इस थर्ड चैप्टर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ क्वेश्चंस की। तो बिल्कुल आपको अच्छे से इसे करना है चैप्टर को। 5 नंबर का आपका ये चैप्टर है। इज 26 एंड 1 number is 3 times the other, find them। अब देखिए आपको डायरेक्ट अटैक करना है फाइंड पे। फाइंड क्या करना है? देम का मतलब किसके लिए यूज करा उसने? नंबर्स के लिए। और नंबर कितने हैं बच्चों? 2, एक 1 नंबर और एक सेकंड नंबर। तो आप लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का आप क्या ले लीजिए? x, लेट सेकंड नंबर को क्या ले लीजिए? y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको कंप्लीट लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, में शॉर्ट में लिख रही हूँ। उसका डिफरेंस, और शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है डिफरेंस मीन्स माइनस। अब इस डिफरेंस को मैं डिफर भी बोल सकती थी, तो डिफर का मतलब माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस मीन्स माइनस बिटवीन किसके बीच का? 2 नंबर्स। और 2 नंबर्स कौन है? x और y, मीन्स x का और y का माइनस। और ये क्या है? इज। और इस का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल। और मोर का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं लिख देती हूँ प्लस। और टाइम का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। और कुछ आएगा तो वो लिखती चली जाऊंगी। x माइनस y इज, इसका मतलब इक्वल कितना? 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड 1 नंबर कौन है बच्चों? x। तो यहाँ से 1 नंबर कंप्लीट हुआ। इज, इसके बाद इक्वल 3 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई टाइम्स द अदर कौन है बच्चों? y। तो x इक्वल्स टू 3y, प्लस का 3y इधर आएगा किसको जाएगा? माइनस का, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कौन सी आ चुकी है बच्चों? सेकंड। तो अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, वहां से आपको x मिल जाएगा और y मिल जाएगा। उसके बाद आपको हैंस करके लिखना होता है कि आपने x को क्या लेट किया था? फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना आया, और y क्या किया था? सेकंड नंबर, वो कितना आया। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the larger of 2 supplementary angles exceed the smaller by 80 degree, find them। तो बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आपको वही फाइंड पे अटैक करना है। फाइंड क्या करना है? देम मीन्स आपको अब देखिए क्वेश्चन में बताइए इसके बारे में, हुआ एंगल के बारे में। तो एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, मीन्स उन्हीं को फाइंड करना था। तो लेट कर लीजिए, लेट लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल क्या लेट कर लीजिए? x डिग्री। लेट स्मॉलर एंगल, वो क्या लेट कर लीजिए? y डिग्री। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है सप्लीमेंट्री वर्ड आते ही आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये अगर आपको पता है तभी आप फर्स्ट इक्वेशन बना पाओगे, क्योंकि वर्ड आया है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब 2 एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे सम का मतलब भी प्लस ही होता है, तो मैं यही लिख देती हूँ। तो 2 एंगल का सम प्लस इन दोनों का सम। तो ये इस क्वेश्चन में सिर्फ ये वर्ड बता रहा था सप्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर, तो मैंने लार्जर लिखा x डिग्री ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल एक्सीड लिख दीजिए यहाँ पे। एक्सीड का मतलब भी होता है बच्चों प्लस। तो एक्सीड मतलब प्लस। जो बड़ा एंगल है वो छोटे से किससे बड़ा है? स्मॉलर। और स्मॉलर क्या है? y। प्लस का कितना ज्यादा है आपका? 18। बस। तो क्या कहना था कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज्यादा है।
मैं इस छोटे एंगल में 18 प्लस कर दिया, बड़ा आ जाएगा, प्लस का y इधर आएगा, किसको जाएगा माइनस का, तो इक्वल्स टू 18। तो इक्वेशन आ गई सेकंड। देन आप सॉल्व कर लेना, आपको x मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो अब एक क्वेश्चन है आपका, अब देखिए एक टैक्सी चार्ज का इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ फ्रैक्शन का इसलिए करांगे क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हो सकता है दोनों आ जाए। तो अब सबसे पहले टैक्सी का, अब ये टैक्सी वाले की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं ये सिर्फ आपको अब साथ ही साथ आपको बताती रहूंगी, तो आप देखते चलना। द टैक्सी चार्ज, मैं इसे करा रही हूं, पर मैं नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन आ सकता है। करा इसलिए रही हूं कि जो बच्चे को लगता है कि हाँ मैं हम सभी क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहां से इजीली देख सकता है। बस मैं जिसमें इंपॉर्टेंट लिख रही हूं आपको वही क्वेश्चन करने हैं। a distance of 25 किलोमीटर। अब देखिए, अब आप देख सकते हो टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन, तो साथ के साथ पढ़ती रहिए। द टैक्सी चार्ज इन अ स्ट्रीट, एक शहर है उसमें आपकी जो टैक्सी वो चार्ज करती है। अब हर किसी का अपना अपना एक आइडिया होता है कि वो अपने किस हिसाब से आपसे किराया लेगा, हर किसी का अपना एक वो है। तो टैक्सी चार्ज करती है इन अ स्ट्रीट, एक शहर में, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, कि उसने एक तो फिक्स चार्ज है, उसी के साथ दोनों को इकट्ठा करके फिर फिक्स चार्ज फिक्स है कि आप जैसे यहां से और मैं कोई 2 किलोमीटर तक जाती हूँ अपने घर से आगे 2 किलोमीटर, तो वो डेस्टिनेशन फिक्स है कि अपने घर से मैं 2 किलोमीटर तक जाऊंगी, वहां का किराया फिक्स है कि वो आपसे 10 रुपए लेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे आगे चलोगे तो आपको किलोमीटर के हिसाब से रुपए ऐड होते रहेंगे। आप 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, तो आपको रुपए उसे एक साथ ही लेके आना पड़ेगा कि भाई यहाँ से लेके अपने घर तक आए, यहाँ का किराया तो आपको फिक्स है 10 रुपए, तो 10 तो ये रहे आपके, प्लस उसमें यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर। तो कैसे मैं सॉरी, तो आप उसे एक साथ देखे आओगे कैसे, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज जो आपके घर से है प्लस चार्ज पर किलोमीटर, और उसे टोटल रुपए देके आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन होगा आपका। अब देखिए, अब आपको निकालना है, मैं आपको बोलती हूँ डायरेक्ट आपको फाइंड पे अटैक करना है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज। तो आपको क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है, लेट फिक्स्ड चार्ज। तो आप फिक्स चार्ज को क्या मान लोगे, x, लेट, यहां पे रुपीस लिखना, लेट चार्ज पर किलोमीटर, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भाई मैं 1 किलोमीटर आगे तो जाऊंगी लेकिन उसका किराया कितने लेगा, क्योंकि वो 10-20 रुपए लेगा 1 किलोमीटर आगे जाने का। तो फिर 2 किलोमीटर गई तो उसने 40 लिए, 3 किलोमीटर गई तो 60 लिए, ऐसे बढ़ाता चलेगा। तो पहले से आप चार्ज पर किलोमीटर तो पूछोगे, तो चार्ज पर किलोमीटर आप ऐड कर लीजिए y रुपए। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज में कुछ नहीं होगा, फिक्स चार्ज तो आप उस बेशक से आप यहाँ अपने घर से और कितनी दूर तक चले जाइए, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा भाई, ये तो 10 रुपए ही रहेंगे। अगर 10 रुपए है आपका कि मैं अपने घर से रसूलपुर चौक तक जाती हूँ, तो वो 10 रुपए है, 10 रुपए ही रहेंगे, इनमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। सारा का सारा चेंज किसमें आएगा, पर किलोमीटर में। जितने किलोमीटर जाते रहेंगे उतना यहाँ ऐड होता रहेगा, इक्वल में उतने रुपए उसे ऐड करके दे जाओगे। सारा कुछ इसकी वजह से होगा कि आप 2 किलोमीटर गए हो या 3 किलोमीटर गए हो या 4 किलोमीटर गए हो, जितना गए हो उतने रुपए उसे दे के आओगे। अगर सपोज आप 4 किलोमीटर गए, 4, अगर 1 किलोमीटर का 15 है तो 4 किलोमीटर का कितना रुपए हुआ, कैसे निकालोगे। यदि 1 किलोमीटर के लिए आप उसे 15 रुपए देते हो बच्चों, तो 4 किलोमीटर के लिए कितना दोगे, 15 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, कितना आ गया 60।
मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करना था रुपए से, तो 4 किलोमीटर गए और आपने रुपए क्या माना पर किलोमीटर के लिए y, और इक्वल में जो भी रुपए होंगे टोटल देख के आओगे। तो बस इतना फर्क है, बुक में आपको कितने किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो 4 मैंने अपने हिसाब से लिया ना, तो कितना किलोमीटर चलना है वो बुक बताएगी आपको। तो बुक बताएगी कि आपको इतने किलोमीटर तो गए, बस आपको यहाँ से ये समझाना चाहती थी कि फिक्स चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ फिक्स चार्ज कौन है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में कोई भी चेंज नहीं होगा, x ही रहेगा प्लस। सारा चीज किस में होगा, y में, और y के साथ क्या आएगा, जितना आप चल के गए, और पहले आप कितना चल के जाते हो 10 किलोमीटर, तो 10y इक्वल्स टू टोटल रुपए, उसे आप पे कितनी करके आ रहे हो 105, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, देन आप चाहते हो 15, तो x में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 15y, और कितना रुपए देके आते हो 155, सेकंड इक्वेशन। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद क्वेश्चन में वो थोड़ा सा आगे और कहता है, उसके बाद हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे, फिर फाइनली आपको रुपए निकालने हैं फॉर ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ, जब आपको x मिल जाएगा और y मिल जाएगा, तो x प्लस, अब कितने किलोमीटर के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए उसे आपसे रुपए चाहिए 25, तो x प्लस 25 उसे बता देना कितना आएगा, या x की वैल्यू पुट कर देना। सपोज x की वैल्यू 5 आई है, 25, और y की वैल्यू आपकी 10 आई है, तो इन्हें सॉल्व कर लेना 255 आ जाएगा। तो बस इतना करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added। आगे क्वेश्चन आप देख लेना। फाइंड द फ्रैक्शन, अब देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सीधा वही अटैक करना है जो फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है आपको बच्चों, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आपको पता हुआ फ्रैक्शन किससे बनता है, फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मीन्स आपके पास न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, तो आप उसी को लेट करोगे, तो लेट न्यूमरेटर x, लेट डिनोमिनेटर y। तो न्यूमरेटर x माना, डिनोमिनेटर y माना, उसके अकॉर्डिंग। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। फ्रैक्शन बिकम 9/11, जो फ्रैक्शन है वो बिकम का मतलब इक्वल, बिकम का मतलब इक्वल हो जाना, इक्वल हो जाएगा। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 9/11। अब कब बनेगा, इफ, यदि आप 2, क्वेश्चन देखिए 2 इज एडेड, 2 को ऐड करना है, उसने लिखा हो बोथ। अगर वो बोलेगा सिंगल में ऐड करना तो सिंगल में करोगे, बोथ बोलेगा तो बोथ में, जैसा क्वेश्चन बोलेगा बिल्कुल वैसा ही करना है। 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कौन है x, तो x में भी, और अपॉन में आता है डिनोमिनेटर y में भी, और कितना ऐड करना है दोनों में, प्लस कर दो। अगर वो बोलता सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है तो आप न्यूमरेटर में नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन ने बोला दोनों में, तो मैं दोनों में यूज करूंगी। उसके बाद आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी x प्लस 2 से, और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 11x हो जाएगा, 11 2 से 22 हो जाएगा, 9y, 9 2 से 18, 11x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 18 प्लस 22 माइनस 22, 11x माइनस 9y, तो माइनस का 4 इक्वेशन बना गई। उसके बाद वो कहता है 3 इज एडेड। अब कितना ऐड कर रहा है 3। अगर क्वेश्चन बोला सिंगल ऐड करना तो सिंगल ऐड करना है, अब वो बोल रहा है 3 ऐड कर दो, दोनों में कर रहा है, तो
x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो आपका कितना बन रहा है फ्रैक्शन 5.6। सेम आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद आपके पास यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, वहां से x आएगा y आएगा, जो x आएगा वो न्यूमरेटर होगा, जो y आएगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो आपको यहीं पे नहीं छोड़ रहा, उसके बाद आपको फ्रैक्शन बताना है, तो आपको आंसर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख के आना है। सपोज न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो आपको आंसर लिखना है 5.6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बस अब 2 टाइप के क्वेश्चन हो रही है, एक तो ये एज वाला कराऊंगी और एक और कराऊंगी बस। अब यहाँ पे देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son five years ago. Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब देखिए, तो आपको डायरेक्ट वही अटैक करना है जो फाइंड करना है, और फाइंड क्या आपको करना है प्रेजेंट एजेस। किसकी प्रेजेंट एज? एक तो यहाँ पे जैकोब है और एक जैकोब का सन है, मीन्स आपको जैकोब की और जैकोब के सन की प्रेजेंट एज निकालनी, तो हमें पता ही नहीं है, तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। लेट जैकोब्स एज, जैकोब की एज x ईयर, लेट जैकोब्स सन एज, वो कितनी y ईयर। उसके बाद अब जैसा क्वेश्चन कहेगा बिल्कुल वैसा ही चलना है। अब क्वेश्चन कहता है 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बच्चों प्लस, तो आप देख रहे होंगे यदि मैं सम यूज करूं तो भी प्लस, एक्सीड यूज करूं तो भी प्लस, मोर यूज करूं तो भी प्लस, हैंस यूज करूं तो भी प्लस। तो हैंस का मतलब प्लस, तो 5 साल बाद, तो अगर 10 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 15। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि 10 है 15 है 20 है कितनी है, अब आपको सिर्फ ये पता है कि जैकोब के और कितनी एज है, ये प्रेजेंट एज है, हाँ लिखना पड़ेगा प्रेजेंट, सेम यहाँ प्रेजेंट। तो अब कितनी आपने मानी x, मीन्स 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो x प्लस 5, तो आप लिखोगे 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद जैकोब्स एज, जैकोब की एज कितनी आएगी बच्चों x प्लस 5। सेम जैकोब की, तो जैकोब की सन की में भी आप हैंस करके निकालोगे, तो 5 ईयर हैंस जैकोब सन एज, अब कितनी है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बर्डन टू बर्डन चलना हर क्वेश्चन में। अब देखिए एज ऑफ जैकोब, क्या लिखा हुआ है जैकोब, और जैकोब की एज कितनी आ चुकी है बच्चों x प्लस 5, x पे नहीं जाना, ये है क्वेश्चन। अब तो x प्लस 5 लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या आया विल। अब चाहे आपका इज हो या विल हो, इज एंड आर हो, फिर शैल हो या वाज वर हो, इनका मतलब इक्वल होगा, तो विल का मतलब क्या हुआ बच्चों इक्वल हुआ। फिर यहाँ पे आया 3 का मतलब 3, फिर यहाँ पे आया टाइम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ मल्टीप्लाई, फिर आया हिज सन, और सन की एज कितनी है y प्लस 5, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 5, 3y प्लस 15, ये माइनस में हो जाएगा, 15 प्लस 5 इधर जाके माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद सेम आप यहाँ करोगे 5 ईयर एगो, मतलब अब आपको जाना है तो आप यहाँ पे लिख लिया, हैंस का मतलब प्लस और एगो का मतलब माइनस, तो 5 साल पीछे जाना है, तो आप यहाँ लिखोगे 5 ईयर एगो जैकोब्स एज
तो कितनी आएगी बच्चों, पहले x थी तो x माइनस 5 और सम की कितनी आ जाएगी बच्चों, y माइनस 5। तो आप यहाँ लिखोगे जैकोबीज, और जैकोबीज अब कितनी है, x माइनस 5। फिर आया यहाँ पे वाज, और वाज का मतलब आप ये बताया आपको इक्वल 7, 7 का मतलब 7, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, दैट इज सन, सन कितनी है y माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y माइनस 35 माइनस 5 प्लस 5 जो कितना है माइनस 30, इक्वेशन सेकेंड। तो आपने सॉल्व कर लेना, आपको तो जैकोब की एज और जैकोब की सन दोनों की एज आपको पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए जैसा बिल्कुल ये जैकोब वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन है आपका नूरी और सोनू वाला, तो सेम होगा। तो नूरी की आयु आप x सेलेक्ट कर लोगे, सोनू की आयु y, 5 ये रहेगा तो 5 साल पीछे चले जाओगे, x माइनस 5 y माइनस 5। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा यहाँ लिखा हुआ नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी मतलब नूरी की एज, वाज का मतलब इक्वल, और थ्राइस का मतलब होता है आपका, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 टाइम्स, और 3 का मतलब 3 और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। अगर ट्वाइस होता तो 2 टाइम्स होता, 2 मल्टीप्लाई होता। सोनू और सोनू की क्या होगी y प्लस 5। फिर 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब बाद में, मतलब बाद के लिए प्लस, तो हैंस हो या लेटर हो तो प्लस यूज करेंगे। तो अब आपको कमेंट में मुझे सोनू और नूरी की आयु वाले के क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट तो अब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया। न्यूमरेटर x सेलेक्ट कर लेना, डिनोमिनेटर y, तो आप ऐड कर सकते हो। नूरी और सोनू वाला क्वेश्चन करा दिया, बस एक क्वेश्चन अब आपको डिजिट ऑफ नंबर्स वाला और करा देती हूँ। अब देखिए ये बच्चों एक तो एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्वेश्चन आप साथ के साथ करते रहना। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the डिजिट्स, इंपोर्टेंट है बच्चों, ये 5 नंबर में आ सकता है। डिजिट इज 66 इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो देखिए जब आप कोई नंबर्स वाला क्वेश्चन के वाला हो जिसमें 2 डिजिट नंबर्स हो, तो आपको देखिए, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 10 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक है आपके 99 तक है। और वैसे तो बहुत सारे नंबर हो गए कि भाई 10 से शुरू होंगे और 99 तक होंगे, तो उनमें से कौन सा नंबर होगा, तो आपको तो पता ही नहीं है। आप बताइए कोई सा नंबर हो सकता है, सपोज वो 56 होता, कुछ भी हो सकता था। मीन्स एक तो यूनिट डिजिट होगी, पीछे से काउंट करते हैं बैक से, तो यूनिट डिजिट, और यूनिट के बाद ये टेंस डिजिट होगी। मीन्स नंबर को फॉर्म करने के लिए मेरे पास एक तो यूनिट डिजिट होनी चाहिए और एक टेंस डिजिट होनी चाहिए, तो मैं नंबर फॉर्म कर पाऊंगी। और ना तो मुझे यूनिट ही पता यूनिट क्या है, ना ही मुझे टेंस पता, तो वो ही आपको लेट करना है। तो लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, वो क्या लेट कर लोगे x, लेट टेंस डिजिट ऑफ नंबर, वो क्या लेट कर लोगे y। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सम, सम करना है किसका, 2 डिजिट नंबर। मीन्स अभी मुझे नंबर फॉर्म करना है, ये तो डिजिट्स है, ये तो मैंने डिजिट सिलेक्ट की है, अभी नंबर फॉर्म करना है। तो आप लिखिए
2 डिजिट नंबर। अब बच्चों देखो दो नंबर जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स इसे बड़ा करके, तो छोटा फॉर्म तो इस शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंड कर सकती हूँ। कैसे? जो यूनिट होता है वो सेम रहता है 6 प्लस ये 10 से, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 मल्टीप्लाई 5 सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएगा 50 प्लस 6 56 आ गया। मीन्स 56 को आप इस टाइप से लिख सकते थे। तो अब देखिए यहाँ से मैच करना स्टार्ट कीजिए, जो यूनिट था वो सेम रहता है, मीन्स टेंस वाले में 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ यूनिट तो सेम रहेगा। यूनिट कौन है? x, तो x का तो x रहेगा, x प्लस जो 10 से, और 10 से कौन है? y, तो y में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई y वो कितना आ गया? 10y, 2 डिजिट नंबर। उसके बाद यूज करेगा रिवर्सिंग, तो मैं यहाँ साथ के साथ पहले रिवर्सिंग नंबर निकाल लेती हूँ। 2 डिजिट रिवर्सिंग नंबर। अब रिवर्सिंग नंबर मतलब इसे उल्टा कर दो, तो 56 का उल्टा क्या होता है? 65, तो 65 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते कह सकते हैं 5 एज इट इज होता प्लस 10 मल्टीप्लाई 6 होता, तो इन दोनों में मैच कीजिए, जहाँ 5 था वहाँ 6 आ गया, जहाँ 6 था वहाँ 5 आ गया, मीन्स इंटरचेंज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग x की जगह y और y की जगह x, तो y प्लस 10x हो गया। तो आपको नंबर्स के लिए ये 4 चीज करनी है। यूनिट डिजिट आप x लेट करोगे, आप y को चूज कर सकते हो, x 10 डिजिट y, तो नंबर फॉर्म करना है पहले, उसके बाद रिवर्सिंग नंबर, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले 4 चीज निकाल के रख लेना, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये नंबर फॉर्म करना बताना था मुझे। अब तो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है उन्हीं की हेल्प से हो जाएगा। देखिए सम, और सम का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है? प्लस, तो प्लस ऊपर 80 क्यों लिख देना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर वो कौन है? x प्लस 10y, तो x प्लस 10y लिख दिया, हो गया। एंड और किसका सम है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, और रिवर्सिंग कौन है? y प्लस 10x, y प्लस 10x लिख दिया। फिर कौन आ गया? इज, और इसका मतलब आपको पता हुआ है इक्वल। इक्वल में कितना? 66, बस x और x कितने हो जाएंगे? 11x, और y कितने हो जाएंगे? 11y 66, 11 कॉमन आउट आ जाएगा, x प्लस y, 11 से आप डिवाइड कर दोगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 6। फर्स्ट इक्वेशन हो गई सिंपली। सेकंड, इफ द, यहाँ पे क्या बोलता है? डिजिट्स ऑफ नंबर, मीन्स नंबर नहीं, नंबर की डिजिट्स, और डिजिट्स कौन है? x और y डिफर। अब देखिए डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस, मीन्स x माइनस y कितना? 2, तो x माइनस y इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपको x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, फिर आपको x और y यहाँ पे रखना है। सपोज x 1 है तो 1, और y आपका x 8 और y 1 है, तो 10 1 10 प्लस 8 18 आ जाएगा आंसर, और रिवर्सल नंबर क्या आएगा? 81। तो ऐसे आपको करना है। अब आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, सपोज एक क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन में लिख देती हूँ, ये तो बिल्कुल सेम रखना है, तो यहां से मैं क्वेश्चन लिखती हूँ सम ऑफ, तो इसमें चेंज कर देती हूँ, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर ऑफ अ टू नंबर is 9. Also 9 times this number is twice the reversing number। फिर लिखा हुआ है फाइंड द नंबर, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए ये 4 तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में नंबर्स वाले में रख ही लेने हैं। तो देखिए सम का मतलब प्लस। अब देखिए प्लस करना है किसका? डिजिट्स ऑफ अ 2 नंबर। यहाँ ऑफ वर्ड आ गया, मीन्स इस 2 नंबर को अलग करा, तो 2 नंबर की डिजिट्स यूज करनी है। डिजिट्स कौन है? एक्स और वाई, बस इसका फर्क था। आप ध्यान से देखना एग्जाम्पल में डिजिट के बाद ऑफ नहीं लिखा हुआ। जब डिजिट के बाद ऑफ आ जाए तो समझ जाना वो डिजिट्स की बात कर रहा है, एक्स और वाई। तो x प्लस वाई इज, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 9 इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद 9 का मतलब 9
10 का मतलब मल्टीप्लाई आपको बताया हुआ है दिस नंबर, और नंबर कौन है x प्लस 10y। इसका मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब आपको मैं बता रही हूँ 2 मल्टीप्लाई रिवर्सल नंबर कौन है y प्लस 10x। फिर आप सॉल्व कर लेना तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। बस यही बच्चों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अब आपके ये 3rd चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी में से आपका पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा, या तो हो सकता है कि 5 नंबर में, या हो सकता है वो ऑप्शन टाइप में और 3 नंबर में करके दे शॉर्ट में। तो अब आप स्टेटमेंट से भी बना पाओगे। तो एक बार एक ये बैंक वाला क्वेश्चन है और लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा हिंट में बता देती हूँ। जैसे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है मीना, ये आपकी चॉइस, आपको करना है या नहीं करना। सी रिसीव, तो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है मीना, तो आप देख सकते हो मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई है टू विड्रॉ निकालने के लिए 2000 रुपए। तो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर, उसे नोट तो देने हैं 50 के एंड 100 रुपए नोट, सॉरी उसने कहा कि आप मुझे 2000 के नोट्स दीजिए, वो 2000 रुपए निकालने हैं उसी टोटल, पर उसने कहा है कि 2000 में सिर्फ 50 रुपए के नोट होने चाहिए और 100 के। अब आपको यही तो निकालना है कि उसने 50 के तो उसके पास कितने नोट आएंगे और 100 के कितने आएंगे। क्या आपको पता है कि उसके पास 50 से कितने नोट आए? अगर 50 से 3 नोट आ गए तो 50 दिया, 15 मतलब 150 रुपए उसे मिल चुके हैं। तो आपको ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट है, 100 के कितने हैं, तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेट यानी लिख दीजिए लेट नोट ऑफ 50 रुपए, तो लेट नोट ऑफ 50 रुपए एक्स, लेट नोट ऑफ 100 रुपए वाई। अब वो कहती है उसे टोटल कितने रुपए दे रही है 2000, टोटल तो 2000 प्लस, क्योंकि टोटल का मतलब क्या होता है प्लस। अब यहाँ 50 के नोट होंगे और 100 के, 50 मल्टीप्लाई जितने नोट होंगे और नोट क्या पाने आपने x, 100 के मल्टीप्लाई जितने नोट होंगे y, तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। 50 कॉमन आउट आ जाएगा तो x प्लस 2y 2000, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 2000 अपॉन 50 0 40, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कहता है वो, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मीन्स टोटल मिला के उसके पास कितने नोट है 25। अब उसने टोटल में x माना हुआ है y, तो x प्लस y इक्वल्स टू 25। सेकंड इक्वेशन। बस उसके बाद आप सॉल्व कर लेना तो आपको यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपए के तो उसके पास कितने नोट है और 100 रुपए के उसके पास कितने नोट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक लैंडिंग लाइब्रेरी होती है, मीन्स एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपको बुक्स उधार देती है कि आपको उसका कुछ किराया होता है वो पे करना होता है, और उसमें भी कंडीशन लिखी हुई है, वो कह देती है कि आपसे वो स्टार्टिंग के 3 दिन का कोई किराया नहीं लेगी। होती है काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी होती है कि पहले आप जैसे कि उनकी जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, तो इससे वो कह देती है कि स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए कोई किराया नहीं है। तो क्वेश्चन इसलिए ही है लैंडिंग लाइब्रेरी आपको फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्ट वहीं पे अटैक करना है। जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है फिक्स चार्ज, तो लेट कर लीजिए फिक्स चार्ज। तो अभी बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। फिक्स चार्ज क्या है, लेट कर लिया x, और क्या फाइंड करना है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मीन स्टार्टिंग के 3 दिन के लिए तो कोई किराया नहीं है, पर अगर आप 3 दिन से ऊपर रखते हो तो आपको किराया देना पड़ेगा। 2 दिन रखी तो 2 दिन का किराया दोगे, 5 दिन रखी तो 5 दिन। तो टोटल सोचिए, अगर आपने किताब को टोटल 7 दिन अपने पास रखा तो आप क्या 3 दिन का किराया दोगे? नहीं भाई, क्योंकि आप कहोगे 3 दिन का, तो आपने कहा था कोई किराया नहीं है, तो आप किराया कितने दिन का दोगे? 4 दिन का। तो सेम यही क्वेश्चन है। तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना मान लिया y रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ लैंडिंग लाइब्रेरी, अब आप देख सकते हो ऊपर, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, एक उधार देती है जो आपकी लाइब्रेरी,
उसके पास फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसमें कोई भी आप चेंज नहीं करोगे। तो फिक्स चार्ज आपने क्या माना हुआ, एक्स था, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो बुक को अगर टोटल रखोगे 7 दिन, तो टोटल रुपए काउंट दोगे में फिक्स चार्ज कोई है नहीं, तो एक्स प्लस। अब वो आपसे कहता है एंड एडिशनल चार्ज, आप जितने 3 दिन से रखोगे बुक को तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। सरिता एक लड़की है, वो 27 रुपए देती है, मीन्स टोटल कितने रुपए दे के आएगी, 27 रुपए। अच्छा, लैंड लाइब्रेरी फिक्स है फॉर फर्स्ट 3 दिन, तो उसने बोला 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो क्या है आपका फिक्स, तो और फिक्स चार्ज आपने क्या लेट करा एक्स, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो कितने दिन रखती है वो आपकी बुक को 7 डे, तो 3 दिन का तो फिक्स है, तो उसे कितने एक्स्ट्रा डेज में देना पड़ेगा, 4 में 7 में 3 माइनस हो जाएंगे 4, और एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज है y। तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, सुशी एक लड़की है, वो कितने रुपए दे के आती है 21, वो बुक को कितने दिन रखती है 5 डे, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, मीन्स x प्लस 5 is 3 2y। सेकंड इक्वेशन, बस यहाँ से अब x और y को सॉल्व कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स चार्ज कितना रखा हुआ है, और हर दिन के लिए उससे ऊपर रखोगे तो बुक को कितना एक्स्ट्रा डे का उसने चार्ज रखा हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन है आपके, तो आप इसे भी एज ए इम्पोर्टेंट ही टिक कर लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन है आपके चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों जरूर कर जाना इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।